हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? होप बेहतर होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे बिना नेगेटिव हुए, क्योंकि गाइस आई नो एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, कैलेंडर नहीं आ रहा है, आप सब बहुत परेशान हैं। मैं भी थोड़ी वरी हूँ इस चीज़ के लिए, बट हम कुछ नहीं कर सकते। उस चीज़ के रहते हम अपने इतने टाइम से जो वेट कर रहे हैं, इतने टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं लेके माँ सरस्वती का नाम आज के अपने अध्ययन को। ये जो हमारी ईवीएस पेडागोजी है, इसका 5th चैप्टर है। ये हमारे डीएलएड के बच्चों के लिए, मतलब जो पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो एनटीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम में हमारी ईवीएस की पेडागोजी पूछी जाती है। जब हमारी ईवीएस की पेडागोजी फिनिश हो जाएगी तो हमें पीआरटी के एग्ज़ाम्स जो पहले प्रीवियसली हो चुके हैं और जो हमारे एनटीटी के जो प्रीवियसली हो चुके हैं, दोनों से ही ईवीएस के जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं उनको अच्छे से करना है। तो शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। यहाँ पे साइड में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती हूँ, आपको पता होगा। तो चैप्टर का नाम है अप्रोचेस फॉर टीचिंग लर्निंग ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन अधिगम शिक्षण अधिगम हेतु उपागम। क्या हमारी अप्रोचेज़ हैं? आज यदि हम ईवीएस को पढ़ा रहे हैं तो हम किन अप्रोचेज़ का यूज़ करें? आसान शब्दों में कहूँ तो हम किन मेथड्स का यूज़ करें ताकि हमारी ईवीएस की लर्निंग बच्चों को अच्छे से समझ आए, इंजॉय कर पाए, ईजिली ग्रेस्प हो उनको वो नॉलेज। तो हमारी पहली जो अप्रोच है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब क्रिया आधारित अधिगम। बच्चा एक्टिविटी के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। इसका बल बच्चों को अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा एवं बोध के विकास पर, अपने पर्यावरण के ज्ञान एवं विवेक पर तथा अपने संबंध पर है। मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे को क्रियोसिटी, अवेयरनेस, जो उसके आसपास की सराउंडिंग है उनको डेवलप करना, कई गुणों के विकास पर प्रशंसा, मूल्य और मनोवृत्ति, मतलब एप्रिशिएशन देना बच्चे को, वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। तो ये सभी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में इंक्लूड होते हैं बिना किसी एफर्ट्स लगाए। ऑटोमेटिक ये चीज़, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चे को किसी भी टॉपिक के से रिलेटेड, जैसे हम प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स को कैसे हम उगा सकते हैं, ये एक्टिविटी हम बच्चे को करवा रहे हैं, बच्चा खुद प्लांट्स लेके आ रहा है, खुद उसको बगीचे में बो के देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो भी एप्रिशिएशन, वैल्यू, एटीट्यूड, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। अब देख लेते हैं साइड में मैंने लिखा क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सुग्राही एवं संवेदनशील लगाव का विकास कर सके। मतलब जब मैंने जो एनआईएस की ऑथेंटिक बुक्स दी हैं, हमारी एनआईएस ने वो पढ़ी थी, तो उनमें जो इस बुक में नहीं थे बातें, वो बातें मैंने साइड में लिखी हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण क्यों रखा गया है? ताकि बच्चे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको, उनके प्रति सेंसिटिव हो सकें, उनसे अटैचमेंट फील कर सकें, रिसोर्सेज को मैनेज, सेंसिटाइज रूप से देखना, उनको बचाना, ये सब बच्चों को सिखाया जाए, इसलिए ईवीएस को रखा गया है। अब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन हेतु किस प्रकार की क्रियाएं करवाई जाए? अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हमें कैसी क्रिया करवानी है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ईवीएस लर्निंग कम से कम एक अधिगम उद्देश्य से स्पष्टता से जुड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आप बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हो तो उससे एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप बच्चा या तो चीज़ को अच्छे से समझ रहा है, या बच्चा उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व कर पा रहा है, या फिर बच्चा उसको एनालाइज करके उसकी मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को भी निकाल पा रहा है, या फिर बच्चा उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख पा रहा है। तो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव बच्चे का क्लियर होना चाहिए उस एक्टिविटी से। दूसरा, रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए, सुखद व आनंददायक हो, पूरा होना अधिक समय न लगे। अगर लंबी क्रिया है तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। ये भी पॉइंट याद रखना है कि आपकी ईवीएस की एक्टिविटी एग्जाम में पूछ लेगा, लंबी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। तो ज़्यादा लंबी ना हो, लंबी है तो उसे टुकड़ों में तोड़कर हम समय पर करवा सकते हैं बच्चे को। आयु के अनुसार हो, एज अप्रोप्रिएट हो, बच्चे के अनुभवों पर केंद्रित हो, सभी बच्चों को सम्मिलित करे, हर एक बच्चे को इंक्लूड करती हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के उपयोग क्या हैं, हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं?
एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यदि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चे को करवा रहे हैं तो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हैं, जिनको हम देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए बड़ा है सी से। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि बच्चा मतलब माइंड में चीज़ें हाइपोथेसिस लगा पा रहा है, माइंड में इमेजिनेशन के थ्रू उन चीज़ों को समझ पा रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे को क्लियर कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में मल्टी सेंसेस का बच्चे का यूज़ होता है। बच्चा एक्टिविटी को करता है, देखता है, सुनता है, टच फील सारे सेंसेस यूज़ होते हैं बच्चे के। मल्टी टीचिंग लर्निंग अप्रोच यूज़ होती है। समस्या व समाधानों को ढूंढना, जिसमें आत्मसम्मान का विकास होता है बच्चे में। लाइफ स्किल्स सीखना, बच्चा अपने आसपास सराउंडिंग में कैसे रहना है, कैसे हमें दूसरों के साथ कोऑपरेटिवली बातें करनी है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, कैसे लीडरशिप स्किल करनी है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सबके सामने रखना है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में सीखता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इन चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है, ये सब आपको आता है। आप अपना कोर्स जो करके आए उसमें सीख के आए कि ये सारे पॉइंट्स, हर एक जो भी हमारे जैसे एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें ये पॉइंट्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, आप अंदाजे लगा लेंगे। बट हमें सिर्फ एक बार इसीलिए पढ़ना है कि कोई भी चीज़ आपके माइंड से अगर एक बार गो थ्रू हो गई ना, तो आप एग्जाम में ठीक ही उत्तर लगाओगे, इतना मुझे विश्वास है। अगर जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया ईवीएस पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया, वो कन्फ्यूजन में ही रहेगा। बट आपके माइंड में क्लियर है, भाई मैंने पढ़ लिया है जितना भी ईवीएस पेडागोजी का मटेरियल था, ऑथेंटिक मटेरियल था, फिर आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, जैसे कि क्लास 3 की जो हमारी ईवीएस की बुक है उसमें पार्ट 14 में भोजन की कहानी है, जो एक्टिविटी बेस्ड के तरीके से बच्चे को करवानी है। कक्षा 4 में पार्ट 1 है गोइंग टू स्कूल, पाठशाला जाना। तो ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल्स ही हैं। अब यहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग। अब जब हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी क्लासेस में, तो उसके 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप हैं? 4। ये स्टेप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्लानिंग, कंडक्टिंग द एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस एंड रिवाइजिंग। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, फिर कंडक्टिंग, फिर एक्टिविटी को हमें कंडक्ट करना है, क्रिया को संचालित करना। देन जो हमने एक्टिविटी कर ली अब उस पर रिफ्लेक्ट करना है, और फिर रिवाइज करना है कि अब हमें क्या मतलब कंक्लूजन निकला, क्या बेहतर करने की ज़रूरत थी, क्या आगे से हमें करना है, क्या नहीं करना, तो उसको रिवाइज करेंगे, उस पर पुनः विचार करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। मेरे साथ बोलो। हाँ जी, प्लानिंग, देन कंडक्टिंग द एक्टिविटी, वेरी गुड। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग द प्रोसेस, देन रिवाइजिंग। अब देखते हैं ये है क्या। वैसे तो एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि कौन से हमारे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का स्टेप नहीं है, इनमें से कोई भी एक स्टेप हटा के कुछ भी लिख देगा, वो आपको एलिमिनेट करना होगा। अब हम देख लेते हैं प्लानिंग में है क्या। यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा डिटेल में। प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव सेट करो। सबसे पहले आप जो भी एक्टिविटी करवा रहे हो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए, क्या क्या बच्चे को आ जाना चाहिए। दूसरा, संसाधन, मतलब जो रिसोर्स आपको उस एक्टिविटी में चाहिए उनकी सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। क्रिया के बाद की योजना बनाना, मतलब आपने एक्टिविटी करवा ली, उसके बाद आप क्या करोगे, तो आपने ये सब प्लान कर लिया। पहले प्लानिंग करनी है, उसके बाद हम कंडक्टिंग द एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, इनिशिएट द एक्टिविटी, क्रिया को शुरू करेंगे हम। देन बच्चों को क्रिया से अवगत करवाएंगे, इनकी भूमिका बताएंगे आदि, मतलब बच्चे एक्टिविटी को कर रहे हैं इन्वॉल्व होके। अब ये जो कंडक्टिंग द एक्टिविटी था, हम एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें भी स्टेप है। सबसे पहले इनिशिएट द एक्टिविटी, फिर उसके बाद प्रोसीड विद द एक्टिविटी, क्रिया करवाना, फिर एंड द एक्टिविटी। ये 3 स्टेप हमारे कंडक्टिंग द एक्टिविटी में ही है। इनिशिएट द एक्टिविटी, शुरू किया, फिर हम कर रहे हैं, और फिर एंड हो गई है। उसके बाद हमारा था रिफ्लेक्टिंग द प्रोसेस, पर रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर रिवाइजिंग, कहाँ अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं था, क्रिया के क्या फ़ायदे थे, आगे से क्या करना है। तो होप आपको चारों जो भी ये स्टेप्स थे अच्छे से याद हो गए होंगे। मेकिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वर्क, क्रिया आधारित अधिगम को क्रियान्वयन करना। क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं बच्चे को तो हमारी क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है।
हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लेसन प्लान, भली भांति तैयार की गई पाठ योजना और सारे संसाधनों को यूज़ करना है। सपोर्ट ईच टू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड जब हम करवाते हैं तो हर एक बच्चा मोटिवेट रहता है, फोकस्ड रहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को खुद कर रहा है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। बल्कि जब टीचर क्लासरूम में लेक्चर मेथड देती है तो वो बस सिर्फ सुन रहा है, ग्रेस्प कर रहा है, तो बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते। रिकैप्चुलेट द लेसन, प्रोवाइड फीडबैक एंड चैलेंजेस थिंकिंग, पार्ट को दोहराता है। जो हमारे 4 स्टेप थे, प्लानिंग था, उसके बाद कंडक्टिंग द एक्टिविटी, उसके बाद क्या था, जल्दी बताओ, रिफ्लेक्टिंग द प्रोसेस और फिर रिवाइजिंग। तो बच्चा लास्ट में रिवाइज करता है, रिकैप्चुलेट करता है, फीडबैक होता है, चैलेंजेस थिंकिंग करता है, उस जो भी हमने किया उसको उस थिंकिंग को दोबारा सोचता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होती है। एक्सप्लोरेशन एंगेज बोथ द फिजिकली भी, साइकोमोटर एज वेल एज मेंटल डोमेन, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑफ चाइल्ड। तो जो 3 डोमेन है, फिजिकल, कॉग्निटिव और साइकोमोटर, मतलब बच्चा फिजिकली उस चीज़ को करके देख रहा है, कॉग्निटिव माइंड से भी और अफेक्टिव बॉडी से भी। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको याद होगी, ब्लूम टेक्सोनॉमी टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, उसको सर्च करें और अपना उसको साथ साथ कंप्लीट करने। देखो जो चीज़ें मुझे साथ साथ याद आती है मैं आपको बता देती हूँ, इनको लिख लिया करो, कर लिया करो साथ साथ। अब हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है फिनिश। अब हम हमारी अप्रोच करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। हमें इस चैप्टर में 2 अप्रोचेस पढ़नी थी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। तो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कंप्लीट हो गई है। कोऑपरेटिव लर्निंग देखो ये इम्पोर्टेंट है, PRT एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉडी एंड डेविडसन पूछा गया था, ब्रॉडी और डेविडसन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। तो क्या कहते हैं ये, टू वर्क इन ग्रुप्स टुवर्ड अ कॉमन गोल और आउटकम और शेयर अ कॉमन प्रॉब्लम और टास्क इन सच अ वे दैट दे कैन ओनली सक्सीड इन competing the work through behavior that demonstrate independence while holding individual contribution and efforts accountable। मतलब जो कोऑपरेटिव लर्निंग, आप अपने आप से बताओ कोऑपरेटिव लर्निंग से आप क्या समझते हो, जिसमें बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में कोऑपरेट करके कॉमन गोल के लिए, कॉमन आउटकम निकालने के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वही इसमें कहा गया है, टू वर्क इन अ ग्रुप टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, आउटकम, शेयर अ कॉमन प्रॉब्लम और टास्क इन सच अ वे दैट दे कैन ओनली सक्सीड इन कंप्लीटिंग द वर्क। ये चीज़ें आपको याद करनी कि ब्रॉडी और डेविडसन ने क्या कहा था। माइंड में थोड़े कीवर्ड्स बना लिया करो, क्या कि वर्क इन अ ग्रुप टुवर्ड्स अ कॉमन गोल एंड आउटकम और शेयर अ कॉमन प्रॉब्लम। इस तरीके से 2-3 बार करोगे, फिर एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाओगे, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि ये ब्रॉडी और डेविडसन ने बोली थी। उसके बाद जैकॉब्स ने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में क्या कहा है, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स फॉर इनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। जैकॉब के अनुसार सहयोगी अधिगम समूह में कम काम करने के मूल्य को बढ़ावा देने वाली अवधारणा एवं तकनीक है। कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक फॉर इनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक फॉर इनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, इस तरीके से याद करना है। गाइज मैं बार बार आपको बोल के उसी तरीके से इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके से हमें चीज़ों को याद करना है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या कहीं कोई कमी भी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो, जिससे मुझे पता चले। अच्छा लग रहा है तो हाँ ठीक है, वेल एंड गुड, मैं ऐसे ही करूँगी। अगर कहीं कमी है तो मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ। अब बेनिफिट्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। सबसे पहले, टीचर asked his student to bring details of a recent travel that any member of their family had undertaken and discuss these with another child, pair share technique। क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। समूह में सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग समझ गए आप, ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षक ने बच्चों से कहा उनके परिवार में किसी ने भी हाल ही में यात्रा की है तो वह उसका विवरण लेके आए तथा कक्षा के अन्य बच्चों के साथ इसकी चर्चा करें। ये कोऑपरेटिव लर्निंग की एक एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें पेयर शेयर टेक्निक में क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू द टीचर क्वेरी, पेयर अप विद अनदर चाइल्ड, शेयर विद द पार्टनर टू कंप्लीट द टीम टास्क। ये कुछ बेनिफिट्स नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत लिखा हुआ है, बेनिफिट नहीं है, ये एग्जाम्पल बता रखा है कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग को कैसे क्लासरूम में परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने लिखा हुआ है।
3 प्रिंसिपल हैं इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता रहती है बच्चे की। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिवली काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है हर एक बच्चे की उस टास्क को कंप्लीट करने की। इक्वल स्टेटर इंटरेक्शन, समान स्तर पर सहक्रिया इंटरेक्ट होती है, हर एक बच्चा अपना बेस्ट देता है। तो 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं? पॉजिटिव, मेरे साथ बोले, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। जब हम 6 चैप्टर करेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं आपको साथ साथ दिखाऊं, बट वो अलग से दूसरी PDF में खोज के फिर इसमें अटैच करना थोड़ा मैस सा हो जाता है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक साथ करेंगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की EVS में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो? डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, बच्चे में इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं कि कैसे हमें दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, कैसे दूसरे की बात सुननी है, कैसे दूसरे को हेल्प करना है, कैसे दूसरा अगर गलत है तो उसे कैसे ठीक करना है। तो ये क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एज वेल एज डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। बेस्ड ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे का जो आसपास की सराउंडिंग है, लोकल कॉन्टेक्स्ट डेवलप होगा। कंप्राइज मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे तरीकों, मल्टीपल व्यू से देख पाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में हमारे 3 से 4 या 5 से 6 बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे का अपना व्यू होगा, तो मल्टीपल व्यूज़ को बच्चा देख पाएगा। अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के? में अपीयर टू बी अनप्लैंड, मतलब जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग करवाते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि अनप्लैंड है। रोल एज अ फैसिलिटेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचर का रोल हमेशा फैसिलिटेटर होता है, ये चैलेंज है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहन करना है कैसे? कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग को? हमें क्या करना है? गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट और ग्रेड, एक सिंगल सब्जेक्ट जैसे पढ़ाने की बाउंड्री से परे जाना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटरग्रेटेड रूप में पढ़ाना। इस तरीके से हम कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। गो बियॉन्ड द नॉर्मेटिव फिलॉसफी ऑफ टीचिंग लर्निंग वैल्यू, मूल्य सीखने सिखाने की पारंपरिक आदर्श सोच से निकलना कि हमें सिर्फ बच्चे को रट्टू तोता बनाना है, एक साथ ग्रुप में नहीं सिखाना या उससे शोर होगा क्लासरूम में, इस तरीके की फिलॉसफी से दूर रहना, तभी हम कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहन दे पाएंगे। अप्रिशिएट द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, एम्पावर द यंग लर्नर एंड हेल्प चिल्ड्रन वैल्यू कोऑपरेशन। तो इन चीज़ों को हम जब इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ प्रोत्साहन होगा। हमारा 5th चैप्टर हो गया है फिनिश। होप आप सभी को समझ आया होगा और ऐसे ही बढ़ते रहिए, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते जाइए। मेरे हिसाब से कोई ऐसा चैनल नहीं है जो एनटीटी के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।